हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स, जिसमें हम पहुंचे थे क्लास 7th में, और हम पढ़ रहे थे पॉलिटी की बुक, जिसके हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए थे। और इस वीडियो में है ये 8 चैप्टर, जिसको हम रीडिंग करेंगे इस वीडियो में। इसका नाम है बाजार में एक कमीज। यह अध्याय एक हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और एक कमीज के बिकने पर खत्म होती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार के कमीज खरीदने वाले के कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। इस पर क्या सबसे इससे आप सबको बराबर लाभ मिलता है क्या, या कुछ को दूसरों से अपेक्षा अधिक लाभ होता है? ये हम यह पता करने का प्रयत्न करेंगे। कर्नूल में कपास उगाने वाले एक किसान। स्वप्ना, जो कर्नूल आंध्र प्रदेश में एक छोटी किसान है और अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास से एक पौधे का डोड़ पर पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोड़े उसने रुई भरी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने में कई दिन का समय लगता है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद स्वप्ना को अपने पति के साथ कर्नूल में बाजार में न जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है और फसल की बोनी करना शुरू करती है। और स्वप्ना व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची दर पर 2500 रुपये कर्ज लिए थे। इस समय स्थानीय व्यापारी को स्वप्ना ने इस शर्त मानने के लिए ये सहमत किया था कि उसे स्वप्ना पर वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगा। कपास की खेती के बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इस पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे हैं और 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापार व्यापारी ने दिए हुए ऋण का ब्याज से 3,000 काट लिया और स्वप्ना को 3,000 ही दिए। केवल 3,000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है स्वप्ना। इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने की जी तोड़ मेहनत की है और आप देखिए इस बार रुई बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कर्नूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। तो अपना नाराज ना हो, मैं भला आपसे कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल इतनी आमदनी हो जाएगी, कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल के में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं कर रही थी। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी होता है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी व बच्चों की स्कूल फीस आदि। फिर वर्ष के ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करने की स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है जो उस मजदूरी ही करके कमा लेती है। इरोड़ का व्यापार कपड़ा बाजार। तमिलनाडु के सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार में विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के लोगों ने बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के कपड़ा पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़ों को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत में शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को इनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत्र
खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ये है पहला चित्र जिसमें है बाजार में एक व्यापारी की दुकान है और कई सालों से इस व्यापारी ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है और जिससे उसे ऑर्डर मिलते हैं और वे अन्य लोगों को सूट खरीद कर लाते हैं। और ये है दूसरा फोटो जिसमें है कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गाँवों में रहते हैं और वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं और बुनाई करने के लिए कर्ज रखने के लिए उन्हें अपने घर के पास ही व्यवस्था कर रखी है। और इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावरफुल बिजली चलित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों काम करते हैं और बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से 8 करघे तक होते हैं जिन पर सूत के कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। इस तरह की साड़ियाँ, तौलिया, शर्टिंग, औरतों की पोशाकें और कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। तीसरे में है बुनकर तैयार किए गए कपड़ों को शहर व्यापारी के पास ले जाते हैं और इन तस्वीरों में बुनकर शहर के व्यापारी के पास जाने के लिए तैयार बैठे हैं और व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़ों का भुगतान उन्हें कर देता है। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी के सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था को बुनकरों को स्पष्टता से दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों के पास से प्राप्त बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार प्राप्त माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों का पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाना जाना है और उनके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा अपने वस्त्र बनाने के कारखाने में बेचता है और इस तरह ही वे बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज पर ऋण लेकर कर्जे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर जो कि 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है और इन करघों पर केवल अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे व्यस्त सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है और इस पूरे कार्य करने द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की ये व्यवस्था दानन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल मिल जाता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग की ये व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्था। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को कम पैसा देते हैं और व्यापारी से ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं और बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उन्हें बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती हैं। इस तरह सहकार व्यापारी भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सरकारी व्यवस्था संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती हैं, जैसे कि तमिलनाडु सरकार स्कूल के निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हथकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती हैं। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने
बने बनाए वस्त्र निर्मात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्माण निर्यात करने वाले फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती हैं। वे कमीजें विदेशी कारखानों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी होते हैं जो स्टोर की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपनी ही शर्तों पर व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोष युक्त होने पर या माल में जरा से भी विलंब होने पर वह बड़ी सख्ती से निपटारा करते हैं। इसलिए निर्यातक इस शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्च में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं और वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो बड़े न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम करते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं ही हैं और विदेशी ग्राहकों में भी सस्ते दाम पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में लगभग 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। उसका आशय है कि जब फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तब उसे जाने को कहा जा सकता है। कामगारों की मजदूरी उसके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायता के रूप में धागे काटने, बटन टांगने, इस्त्री करने और पैकिंग के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान दर्जी को 3,000, इस्त्री करने वाले को 1.5 रुपये पर पीस, जांच करने वाले को 2,000 पर पीस और धागा काटना, बटन लगाने को 1,500 रुपये प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कमीज संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बेची जाती है, खरीदी जाती है 300 रुपये में, भंडारण वगैरह में 200 रुपये खर्च किए जाते हैं, विज्ञापन आदि में 400, लाभ इसका 900 कमा के 1800 रुपये में इसको बेचा जा सकता है। तो इसमें है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान में एक बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। उसकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात एक कमीज $26 यानी कि 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र को देखकर कमीजों के व्यवसाय में दिल्ली के वस्त्र निर्यातकों को कमीज 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से खरीदी। फिर उसने 400 रुपये संचार माध्यम संसाधनों और विज्ञापन के खर्च करने की और उसके बाद प्रति कमीज 200 रुपये स्टोर के प्रदर्शन और अन्य में खर्च की और इस तरह उसने 900 रुपये की लागत पड़ी, जबकि उसे 1800 रुपये में बेचता है और इस प्रकार उसे 900 रुपये का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक उसे ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये एक कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो इस हिसाब से 100, 25, 25, 150 रुपये और उसने बेची 300 रुपये, तो इसका होता है 100% मुनाफा। बाजार के लाभ कमाने वाले कौन कौन है? बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादन से सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ी जाती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी में खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हुए। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों में अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ लोगों ने खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम लाभ कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार से अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा और दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री ने कामगार मुश्किल से
केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और रोड के बुनकर कड़ी मेहनत की और लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी का व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते हैं या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेचता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार के धनवान और शक्तिशाली लोग भी प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं, और वे लोग जिनके पास पैसा है अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानों और बड़ी जमीनें हैं। गरीबों को उनके चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को अपने ऊपर ऋण के लिए, छोटी किसान सपना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था के बुनकरों के साथ हुआ, और प्राय नौकरी के प्राप्त करने के लिए, जैसे वस्त्र कारखाने में काम करने वालों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, और इस समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल पर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन करें। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था आरंभ की। और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।